ओके, सो दिस इज लेक्चर 3 ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वील फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या कोई रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचो तो जो स्ट्रेन था, जो चेंज था, वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा था? स्ट्रेस की वजह से। मतलब कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना। जितना स्ट्रेस लग रहा है क्या उतना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, बेसिकली दैट। ठीक है। सो हमारे पास एक लॉ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? ऐसी लिमिट जहाँ पर आप जो बॉडी है वो वापस अपनी शेप रीगेन कर सकती है। ठीक है, मतलब इतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है कि वो अपनी जो बॉडी वो अपनी शेप वापस से रीगेन कर ले। उस लिमिट तक द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वालिटी आएगी, सो एक कांस्टेंट भी आएगा। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इनटू स्ट्रेन। तो ये ई एक कांस्टेंट आया है, इट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ठीक है, जो ई है वो किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी जो मटेरियल है वो क्या है एंड जो फोर्स लगी है वो किस तरीके की है। ठीक है, मतलब टेंजेंशियली लगी है, नॉर्मली लगी है एंड सो ऑन। ओके, इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। क्या डायमेंशंस है बॉडी की उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो ई है, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, ये 3 तरीके का होता है। देखो हमने स्ट्रेस भी 3 तरीके का पढ़ा। ठीक है, वॉल्यूम था, टेंजेंशियल था, एक लॉन्जिट्यूडिनल था। उसी तरीके से उसी बेसिस पे हमने 3 तरीके के स्ट्रेन पढ़े। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 तरीके के हैं तो आपको जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी तो 3 तरीके का होगा। ठीक है, एक शेप पे होगा, एक लेंथ पे होगा, एक वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, सो द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई आर यंग्स मॉड्यूलस जिसका सिंबल इज वाई, बल्क मॉड्यूलस जिसका सिंबल इज के, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसका सिंबल इज ईटा, कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के लिए तो हमने बोल दिया दैट स्ट्रेस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस फॉर एवर, राइट? कुछ और रिलेशन होगा। तो इसीलिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम रीड करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड ऑन अ वर्टिकली सस्पेंडेड मेटल वायर अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमने क्या किया, एक वायर ली, उसके नीचे एक लोड रखा। अब क्या किया, लोड बढ़ाते गए एंड देन वी प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और कौन सा स्ट्रेस होगा यहाँ पे, कौन सा स्ट्रेन होगा? बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल होगा ना। देखो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लोड, उसका लेंथ ही तो बढ़ रहा है, तो कौन सा स्ट्रेन आएगा पिक्चर में? लॉन्जिट्यूडनल आएगा। एंड लॉन्जिट्यूडनल भी कौन सा वाला? टेंसाइल। ठीक है, कंप्रेसिव नहीं, टेंसाइल। तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो क्या रिजल्ट आता है उससे? तो इस तरीके का एक ग्राफ आया, मतलब ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस, यहाँ तक ये पर्टिकुलर OP रीजन में तो स्ट्रेट लाइन आई, फिर PE रीजन में थोड़ा कर्व आया, EA रीजन में और कर्व आया, फिर ABC में तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे जो ग्राफ है उसको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला OP इज स्ट्रेट लाइन, PE इस तरीके से कर्व, फिर EA, फिर AB एंड C। तो हम ये इन हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले OP देख लो। OP में तो नजर आ रहा है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलराइट। तो ये पॉइंट, इस P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, सो इन द रीजन OP व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आपका जो लोड था वो कम लगाया, ठीक है, कम लगाया तो स्ट्रेस कम यानी स्ट्रेन भी कम। तो क्या रिलेशन मिला? दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज इनफैक्ट हुक्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर P तक एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसलिए जो पॉइंट P है उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसको क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड द स्लोप ऑफ द लाइन OP विल गिव यू द यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस आएगा पिक्चर में, कैसे आएगा? इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट।
अब देखो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट रीजन दैट इज पीई। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप लोड बढ़ाते जा रहे हो। जब लोड कम था तो ओपी आपने प्लॉट किया, अब थोड़ा सा लोड बढ़ाया, थोड़ा सा, तो आपने जो रीजन प्लॉट किया दैट इज पीई। तो इधर क्या होता है, इन द रीजन पीई इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। However, the wire still regains its original length even after the removal of force. अब क्या है, अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब जो आपने थोड़ा सा लोड बढ़ाया तो उसमें जो चेंज है वो थोड़ा ज़्यादा आने लगता है, तो इट इज़ क्लियरली नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट प्रोपोर्शनल अभी भी है एंड अभी भी ये इलास्टिक लिमिट में है। इसका मतलब है ओ पी, दिस वॉज ओ, दिस वॉज पी, दिस वॉज ई। अगर आप ई तक भी लाकर फोर्स को रिमूव कर दोगे तो अभी अपनी शेप को रीगेन कर देगा। मतलब हम बोल सकते हैं दैट पॉइंट ई इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। पी था आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जहाँ तक स्ट्रेट लाइन थी, ई में थोड़ा सा कर्व आ गया, बट फिर भी इवन व्हेन यू रीच द पॉइंट ई आप फोर्स हटा देते हो तो ऑब्जेक्ट विल रीगेन इट्स शेप, ठीक है। तो इस पॉइंट ई को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, ओके। तो क्या इस पूरे रीजन मतलब रीजन ओ पी ई को हम इलास्टिक रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी भी आप फोर्स रिमूव करोगे तो जो ऑब्जेक्ट वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज ई ए। अब हम ई ए रीजन की बात करेंगे। देखो पहली बात तो ये इलास्टिक रीजन के आगे चला गया, मतलब अभी अपनी शेप को फुली रीगेन तो नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर, ओके। तो देखते हैं in the region EA, if wire is stretched beyond the elastic limit E, that is between EA, the strain increases much more rapidly and wire does not regain its original shape even when the force is removed. अब आप थोड़ा सा भी लोड इंक्रीज कर रहे हो ना तो चेंज इन डायमेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप E के बाद कभी भी इस रीजन में भी फोर्स हटाते हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को रीगेन नहीं करने वाला, ठीक है। नाउ लुक एट दिस रीजन ए बी रीजन। अब ए बी में क्या हो रहा है, ई ए हमने क्रॉस कर लिया, अब हम ए बी पे पहुंच गए। ए बी में क्या है, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर बाय अ वेरी स्मॉल इंक्रीज देन अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड एंड आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी द स्ट्रेन इंक्रीजेस इवन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो ये ए बी में क्या था, अभी भी सीन वही है कि आपने लोड थोड़ा सा बढ़ाया, चेंज इन डायमेंशन बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि आप लोड हटा भी दोगे ना तब भी चेंज आता जाएगा। मतलब बेसिकली ये आपकी वायर थी, ठीक है, यहाँ पर लोड रखा हुआ था, लोड की वजह से इंक्रीज होती जा रही थी लेंथ, लेकिन अगर आपने जो लोड है वो हटा भी दिया तब भी ये धीरे धीरे इसकी शेप बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन वो ख़राब हो चुका है पूरा, ठीक है। तो जो फाइनल रीजन है बी सी, मतलब ये पूरा ए बी सी था, ए से बी और बी सी। तो अब इधर क्या है, इन दिस रीजन वायर लिटरली फ्लोज एंड रप्चर्स एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर तो आपकी वायर ब्रेक ही हो गई है, एकदम ब्रेक हो गई है, ठीक है। सो द रीजन ई ए बी सी इज नोन एज प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर। तो देखो ये रीजन इस ई तक अगर ये इलास्टिक रीजन था तो ई के बाद ये सी तक क्या ये प्लास्टिक रीजन होगा, ऑब्वियसली बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट रीगेनिंग इट्स शेप। सो दिस वॉज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ये किसके लिए होता है, मेटल वायर के लिए, जहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। फर्स्ट इज ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल का आप लोगों को पता है ना कि सपोज एक मटेरियल है, उस पर आप फोर्स लगाते जाओ, या तो वो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एकदम से खराब हो जाएगा, एकदम से आप उसे धीरे धीरे से ऐसे ठोक रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से जब आपने ठोका उसको खत्म हो गया वो, दैट इज ब्रिटल मटेरियल, जो टूट जाता है, ठीक है, जो आपको टाइम ही नहीं दे रहे। मतलब बेसिकली इनका जो प्लास्टिक रीजन होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है, प्लास्टिक रीजन काफ़ी कम होगा, ओके। तो इस तरीके से होता है इनका। तो द प्लास्टिक रीजन बिटवीन ए एंड सी इज स्मॉल एंड इट विल ब्रेक सून आफ्टर इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड। तो थोड़ी सी इलास्टिक लिमिट होगी, लेकिन जैसे ही आपकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम। जैसे कांच ले लो, आपने थोड़ा सा उसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा किया वो अचानक से टूट जाता है। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसका जो प्लास्टिक रीजन है इट्स वेरी लेस, ओके। नेक्स्ट इज डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल क्या होता है, दैट इट कैन बी बीटन इनटू वायर्स, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो वायर मतलब उसका शेप आराम से आप चेंज कर सकते हो। सो द मटेरियल ऑफ द वायर हैव गुड प्लास्टिक रेंज एंड सच मटेरियल्स कैन बी इजिली चेंज इनटू डिफरेंट शेप्स। इनका जो प्लास्टिक रीजन होता है वो भी अच्छा होता है, इलास्टिक रीजन भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स क्या होते हैं,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इनका तो विद इन द इलास्टिक लिमिट भी स्ट्रेट नहीं होता है लाइन, ठीक है। जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था तो एक रीजन तो था जहाँ पे स्ट्रेट था, जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट होता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा लोड बढ़ाओगे तो चेंज इन डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड। सच मटीरियल्स डू नॉट हैव प्लास्टिक लिमिट and breaking point lies very close to the elastic limit. Example rubber, जो इनका ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि आप इसे खींचते जा रहे हो अपनी शेप को रीगेन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी शेप को रीगेन कर रहा है। बट जैसे इनका इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ ये टूट जाता है वहीं पे। मतलब इनका बेसिकली प्लास्टिक रीजन ना के बराबर होता है। ब्रिटल का छोटा होता है लेकिन इलास्टोमर्स का होता ही नहीं है, ठीक है।